Hello students. As in our previous session we were discussing regarding the PIH, pregnancy induced hypertension. Today we came up with another topic. आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ. टॉपिक का नाम है आपके सामने क्लियरली मेंशन्ड है एंटीपार्टम हेमरेज. एंटीपार्टम हेमरेज शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? APH. We used to call it as a APH, antepartum hemorrhage. So guys, antepartum hemorrhage, see, any amount of bleeding from the genital tract after the viability period but before the expulsion of fetus is called antepartum hemorrhage. हम लोग क्लियरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंटीपार्टम हेमरेज पेशेंट को क्या होता है? प्रेग्नेंट मदर सी यूज्ड टू हैव द ब्लीडिंग. मदर को क्या होगा? ब्लीडिंग होता है. वो ब्लीडिंग किसी भी अमाउंट में हो सकता है. इट मे बी स्लाइट ब्लीडिंग, हल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है, और सीवियर ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकता है. अब देखिए हम एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में समझते हैं कि क्या चीज है. देखिए एंटीपार्टम हेमरेज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम में, जिपमेर पौंडीचेरी के एग्जाम के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम के अंदर, दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटीपार्टम हेमरेज. स्पेशली या मेनली आप ऐसा कह सकते हो कि फ्रॉम दी प्लेसेंटा प्रीविया एंड समटाइम इवन फ्रॉम दी अब्रप्सियो प्लेसेंटा इट्स मैनेजमेंट दे हैव आस्क्ड इन दी एग्जाम. परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछा गया है. फाइन, चलिए अब एंटीपार्टम हेमरेज को जब हमें समझना है इसके बारे में तो शुरुआत से देखते हैं. फाइन, एक वर्ड आता है यहां पे वायबिलिटी. क्या नाम है? वायबिलिटी. अब ये देखना है कि ये वायबिलिटी किसे कहते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी. क्या मतलब होता है वायबिलिटी का? वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द फीटस. इट इज द एबिलिटी ऑफ द फीटस टू सर्वाइव इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मतलब ये फीटस की एबिलिटी, फीटस के अंदर की क्षमता होती है कि क्या फीटस, अगर फीटस ने जन्म लिया, अगर इस बेबी ने जन्म लिया तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा. उस चीज को हम क्या कहते हैं? वायबिलिटी. कि जैसे सपोज कीजिए हम ऐसा मानते हैं कि वायबिलिटी का जो एग्जैक्टली जो वीक होता है वो 22 वीक से माना जाता है. कैसे? मतलब कि जो वायबिलिटी वर्ड जो होता है फीटस के लिए वो 22 वीक के बाद में यूज होता है. ऐसा मानते हैं कि कोई भी फीटस 22 वीक से पहले अगर डिलीवरी होती है, इफ द फीटस इज बोर्न बिफोर 22 वीक्स, फीटस इज बोर्न बिफोर 22 वीक्स, 22 वीक से पहले अगर बेबी की डिलीवरी होती है तो फीटस के लाइव रहने के, जिंदा रहने के चांसेस कम होते हैं. फीटस के सर्वाइविंग के जो चांसेस हैं, सर्वाइवल रेट जो होती है वो कम हो जाती है. मतलब बेबी के जिंदा रहने के चांसेस 22 वीक से क्या होंगे? पहले बहुत ही कम होंगे, या आप ऐसा कर सकते हो मतलब ऑलमोस्ट नील. बेबी जीवित नहीं रह सकता. बेबी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव बिफोर 22 वीक्स. 22 वीक के बाद अगर फीटस का डिलीवरी होता है, द चांसेस ऑफ सर्वाइबिलिटी, बेबी के लाइव रहने के, जिंदा रहने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं. ऑलराइट, ऐसा क्यों होता है वायबिलिटी के अंदर? बिकॉज 22 वीक के बाद फीटस के अंदर सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स आर द फोस्फोलिपिड्स. दे आर दी फोस्फोलिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सिंथेसाइज करता है? लंग्स के एल्वियोलाई करते हैं. और फीटस के अंदर कोई भी फीटस या कोई भी बेबी अगर जन्म लेता है, उसकी बर्थ होती है, तो वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, उसके अंदर से बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर होता है लंग्स मैच्योरिटी. किस चीज का मैच्योरिटी? लंग्स की मैच्योरिटी. मैं ये नहीं कहता आपको कि 22 वीक के बाद फीटस के लंग मैच्योर हो जाएंगे. फीटस के लंग्स कंप्लीटली मैच्योर होते हैं 34 वीक के बाद में. कितने वीक के बाद? 34 वीक के बाद में. बट 22 वीक के बाद फीटस के लंग धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और फीटस का जो वेट है वो भी करीबन 630 ग्राम, 630 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है. आएगा पॉइंट समझ में? तो इसलिए बेबी के ओवरऑल जो चांसेस हैं, सर्वाइवल चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं. इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया वायबिलिटी. वर्ड यूज किया वायबिलिटी. अब पॉइंट ये है हमारा
यहां पर वायबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है हम लोगों के लिए, जबकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो एपीएच पढ़ रहे हैं। यस, अब देखिए पॉइंट की बात यह है कि अगर वायबिलिटी से पहले, इफ ब्लीडिंग बिफोर वायबिलिटी, कहां से होगा ब्लीडिंग? ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट। ब्लीडिंग कहां से हो रहा है? ब्लीडिंग इज अकरिंग फ्रॉम दी जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर ब्लीडिंग 22 वीक से पहले हो रही है, मतलब वायबिलिटी का पीरियड कितना है? 22 वीक है उसके बाद का। अगर 22 वीक से पहले अगर सपोज मदर को ब्लीडिंग होता है, अगर मदर को जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होता है, तो अब हम उस ब्लीडिंग को कंसिडर करते हैं किसके अंदर? अबॉर्शन के अंदर। किसमें कंसिडर कर रहे हैं? अबॉर्शन के अंदर। तो 22 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो हम उसको कभी भी एपीएच नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट कॉल इट एज ए एंटीपार्टम हेमरेज। एक अगला पॉइंट, इफ ब्लीडिंग आफ्टर 22 वीक्स, if bleeding after 22 weeks, देखिए वायबिलिटी के बाद में हो रहा है यहां पर, इफ ब्लीडिंग आफ्टर 22 वीक्स, देन उस केस को आफ्टर 22 वीक्स बिफोर fetal डिलीवरी, बिफोर दी फीटल डिलीवरी। अगर ब्लीडिंग जो होता है जनरली 22 वीक के बाद में हो रहा है, ब्लीडिंग इज आफ्टर 22 वीक्स बट इट इज बिफोर द फीटल डिलीवरी, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। पॉइंट समझ में आया? मीन्स 22 वीक से बाद में था, आफ्टर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मदर का एज क्या हो गया प्रेगनेंसी का? 22 वीक। आफ्टर 22 वीक, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनिए, बिफोर फीटल बर्थ, बेबी के जन्म लेने से पहले था, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एंटीपार्टम हेमरेज। तो ये आप लोगों के लिए समझने का पॉइंट होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज की क्या डेफिनेशन होती है। तो गाइज, एंटीपार्टम हेमरेज डेफिनेशन आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ bleeding, any amount of bleeding from genital tract, any amount of bleeding from the genital tract after 22 week of pregnancy, any amount of bleeding from the genital tract after the 22 week of pregnancy, but before fetal expulsion, it's called APH, it is called APH। हम इसको क्या कहेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज। तो गाइज, हमारे लिए एंटीपार्टम हेमरेज का जो डेफिनेशन था वो क्लियरली लाइक हमारे लिए अब स्पष्ट हो गया है। लाइक एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट after the fetal viability, that is the 22 week of pregnancy, but before the fetal expulsion, before the fetal expulsion, बेबी के जन्म लेने से पहले। बेबी का एक्सपल्सन कौन सी स्टेज में होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। बिफोर दैट, अगर किसी मदर को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में अगर सपोज कीजिए जेनाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, वो किस में आएगा? दैट विल कम अंडर दी एपीएच, दैट विल कम अंडर दी एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब बेबी का डिलीवरी कौन सी स्टेज में हो रहा है? सेकंड स्टेज में। उससे पहले कोई भी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर जेनाइटल ट्रैक्ट से होता है मदर को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। गाइज, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक मीनिंग ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। और मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया कि 22 वीक से पहले, इफ इट इज बिफोर 22 वीक्स, अगर फीटस वायबिलिटी से पहले अगर ब्लीडिंग होता है, बिफोर होता है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? अबॉर्शन, दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। तो हमें अबॉर्शन का भी मीनिंग मिल गया। अब एक और पॉइंट है यहां पर कि आफ्टर फीटल डिलीवरी, अगर सपोज कीजिए मदर की जेनाइटल ट्रैक्ट से फीटस की डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। वेरी सिंपल।
तो गाइज यहां पर मैंने क्या लिखा, ब्लीडिंग बिफोर फिटल डिलीवरी। अब आपको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ब्लीडिंग आफ्टर फिटल डिलीवरी। देखिए बहुत ही नैरो, बहुत ही नजदीक का मीनिंग है। एक बिफोर फिटल डिलीवरी है, एक आफ्टर फिटल डिलीवरी है, और इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा? इफ द ब्लीडिंग इज आफ्टर द फिटल डिलीवरी देन वी विल कॉल इट एज ए PPH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPH? PPH मीन्स पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये पार्टम मतलब लेबर से पहले ब्लीडिंग थी, ये पार्टम के बाद में है, तो इसलिए मैंने यूज किया वर्ड पोस्ट पार्टम हेमरेज, दैट इज दी PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज और PPH। ऑलराइट, तो इसके द्वारा हम लोगों के लिए अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज के जितने भी जो बेसिक मीनिंग वो हमारे क्लियर हो गए कि भाई ये वायबिलिटी का पीरियड है, इससे पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है जेनाइटल ट्रैक्ट से हम उसको अबॉर्शन रखेंगे। ये वायबिलिटी का पीरियड है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, कब तक हो रही है? फिटल डिलीवरी से पहले तक हो रही है, हम उसको APH रखेंगे। अब फिटस की डिलीवरी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा से कोई मतलब नहीं है, हम फिटस डिलीवर हो गया, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? PPH बोलेंगे। दैट्स इट, फाइन। तो ये था रिगार्डिंग दी मीनिंग ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। फाइन, आप डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। अगला क्या है हमारा पॉइंट? टाइप्स ऑफ APH, एंटीपार्टम हेमरेज, कि एंटीपार्टम हेमरेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग, प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। फाइन गाइस, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर ब्लीडिंग जो होता है वो तीन टाइप से हो सकता है, तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक जो फर्स्ट टाइप है एंटीपार्टम हेमरेज का, दैट इज द प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, मींस द ब्लीडिंग इज फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड। जैसे सपोज कीजिए ये प्लेसेंटल साइट होता है, मान लीजिए इस प्लेसेंटल साइड से अगर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लड एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। अगर यूट्रस की डायरेक्टली प्लेसेंटा की लोकेशन से ब्लीडिंग हो रहा है तो हमने इसको क्या नाम दिया? प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। दूसरा है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, मतलब प्लेसेंटल साइड से यहां पर कोई ब्लीडिंग नहीं है, प्लेसेंटा इज हेल्दी। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा हेल्दी है, बट द ब्लीडिंग इज फ्रॉम